बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल के F-35 जहाज़ और उसके साथ F-15 हैवी मिसाइलों से लेस 15 जहाज़ किस तरह कतर पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने हमला किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त कतर को ये समझ नहीं आ रही कि उसने हंसना है या रोना है। वो कतर जो कि महंगा तरीन बोइंग जहाज जो कि पर्सनल यूज के लिए उनके था, वो उन्होंने ट्रंप को गिफ्ट किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की खित्ते के अंदर, उसको अपने बेसिस बनाने दिए। जो उसने कहा उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। हर तरह की बात का एहतराम किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो तिजारत कर सकें और मामलात को बेहतर कर सकें। और दूसरी तरफ वो मुमालिक थे जो कि अमेरिका के साथ मुसलसल लड़ रहे थे, जिनमें ईरान भी है, सद्दाम भी था और भी मोहम्मद कज़ाफी वगैरह। उनका इंजाम हम देख चुके हैं, लेकिन यहां हम ये देख रहे हैं कि इन केशर से कोई भी बचने वाला नहीं है। अब आप एक नॉर्मल सी बात अपनी जिंदगी के अंदर अपने इर्द गिर्द देख लें कि आपके पास अगर पैसा हो तो फिर आपका दिल करता है कि आपके पास थोड़ी पावर भी हो, और जब पावर हो तो फिर उसके बाद दिल करता है कि आपकी थोड़ी सी इज्जत भी हो। और अब इस वक्त गल्फ कंट्रीज इस एहसास में मुब्तला हो चुके हैं कि इसराइल के मशरिक वुस्ता में रहते हुए उन्हें कितनी इज्जत मिलने वाली है। जिस तरह एक आवारा और बदमाश बच्चा जो कि जिसका जो दिल करे वो उसको थप्पड़ मार दे और वो बस ये कहे कि हाँ मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे इससे खतरा है, और इस तरह के बच्चे को संभालते संभालते खुद अमेरिका जलील हो चुका है। पाकिस्तान को J-35 क्यों चाहिए, क्यों इसको इसकी जरूरत महसूस हो रही है, और किस तरह F-35 पाकिस्तान की सरहदों के करीब से गुजर के खलीज फारस गए। इससे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि ट्रंप बयान दे चुके हैं कि जनाब अब दोबारा इस तरह का मौका हम इसराइल को कभी नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इसराइल किसी से मौका मांगने के लिए तैयार नहीं है, और वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसकी लेते हैं, और हमें अगर दोबारा करना पड़ा तो 10 बार हम ये करेंगे कि हमास की लीडरशिप को उड़ाने के लिए किसी भी मुल्क में हमला कर सकते हैं। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि ईरान के अंदर इस्माइल हानिया के साथ इसराइल ने क्या किया, और लिबनान समेत दीगर ममालिक के अंदर उनके हिजबुल्लाह के सरबराहान समेत क्या वो करता आ रहा है। और अब मामला पहुंच गया है कतर की तरफ। वो कतर जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इस वक्त पिछले 6 माह के अंदर 2 दफा उस पर हमला हो चुका है। एक दफा ईरान ने किया और दूसरी दफा अब इसराइल ने कर दिया। यानी वो दोनों मुमालिक जिनके दरमियान सीज फायर की वजह बना कतर, आज वही 2 मुमालिक बेशक ईरान के साथ मामला तय थे और ईरान ने बड़े ही डिसेंट तरीके से किया, लेकिन यहां हम ये देख रहे हैं कि वो आके तबाह करके चले गए, और नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कतर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए उसकी सालमियत सबसे ज्यादा अहम होती है। ये सालमियत ही है जिसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 75 साल से सीसा पिलाई हुई दीवार बनाया हुआ है। साइज में हम इतने से हैं, लेकिन जब हम थप्पड़ मारते हैं तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की जो क़यादत है उसमें तशवीश पाई जा रही है। कतर के वजीर आला बहुत ज़्यादा, बल्कि वजीर आज़म बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास हमारे रेडारों के अंदर वो हथियार ऐसे इस्तेमाल किए गए जो कि डिटेक्ट नहीं किए या डिटेक्ट हो नहीं सके। तो इसकी डिटेल तो मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमें पता उस वक्त चला जब के बम हो रहे थे, और जब स्टीव कॉफ को मैंने कहा, स्टीव विटकॉफ को, कि आप कतर को बताएं, तो जब उन्होंने फोन पे बात की तो उस वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये प्लानिंग इसराइल के अंदर बड़े अरसे से, 1 महीने से ज्यादा अरसे से ये हो रही थी कि कतर के अंदर हमास के जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाए। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर नेतन्याहू भी थे, वजीर दिफा भी थे, मोसाद के चीफ भी थे,
اور IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह भी थे। वहाँ पे एक इख्तलाफ आया और वो इख्तलाफ आया मोसाद के चीफ डेविड बार्निया की तरफ से और इसके साथ ही जो IDF के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अल ज़मीर उनकी तरफ से कि जनाब ये टाइम ठीक नहीं है, ट्रंप को अपना काम करने दें और इस वक्त ये टाइमिंग सूट नहीं करती। लेकिन नेतन्याहू और वजीर दिफा ने इसकी मुखालफत की और हमला करने का फैसला किया। 2 मिनट में 10 धमाके हुए। मशरक़ वस्ता की सलामती जो कि जिसकी गारंटी अमेरिका ने दी थी वो इस वक्त शर्मिंदा नजर आता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये आपस में मिले ना हो। अमेरिका के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस ममालिक के अंदर जहां पे अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है और अमेरिका को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि 15 इस्राएली त्यारों ने एक ही जगह पे 10 मिसाइल फायर किए। अब वो त्यारे कौन कौन से थे ये मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन वो लीडरशिप जिसकी तलाश में इसराइल ने ये सब कुछ किया वो उसको नहीं मिल सकी। और अब हम ये देख रहे हैं कि इन मुज़ाकरात से पहले कतर ने गारंटी ली थी व्हाइट हाउस से भी और मोसाद से भी कि आप इनको हमारे मुल्क में निशाना नहीं बनाएंगे और ये गारंटी दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल का ना कोई दीन है और ना ही ईमान, खास तौर पे नेतन्याहू का, और वो जो उनको ठीक लगता है अपने सियासी फायदे के लिए या किसी और फायदे के लिए वो कर गुजरते हैं। अब बात ये की जा रही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला कतर खुद अपना दिफा क्यों नहीं कर पा रहा। हमने ये देखा था कि 2017 में जब सऊदी अरब ने कतर की नाकाबंदी कर दी थी और तमाम ममालिक UAE समेत कुवैत समेत इसके मुखालिफ हो गए थे, उस वक्त कतर के पास सिर्फ 12 त्यारे मौजूद थे और वो भी पुराने। उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने राफेल भी लिए जो कि ईसा रडार से लेस हैं, जिसमें मेटियोर मिसाइल, वो मिसाइल जिसके बारे में इंडियंस कहते हैं कि हम अपने राफेल में लगाना भूल गए थे, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने अपना PL-15 इस्तेमाल किया। ये उसके हम पल्ला मिसाइल कहा जाता है। ये मिसाइल भी मौजूद था। अगर कतर के त्यारे फजा में मौजूद होते तो वो उन त्यारों को वो तबाह करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन नहीं किया गया। इसके साथ ही यूरोफाइटर टाइफून जो कि 4.5 जनरेशन का त्यारा है, प्रिसीजन अटैक करने की सलाहियत रखता है, मल्टी रोल में एयर सुपीरियोरिटी रखता है, वो त्यारा भी वहां पे मौजूद था, लेकिन वो त्यारा भी कुछ ना कर सका। और उसके बाद F-15QA अबाबील के नाम से ये जाना जाता है, बोइंग से स्पेशल वेरिएंट बनवाया गया है कतर के लिए। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मौजूद है, स्टैंड ऑफ वेपन्स है और ये सारे के सारे त्यारे 4.5 जनरेशन की सलाहियत रखते हैं। कटिंग एज जो है सिस्टम्स हैं इनके पास, लेकिन ये कुछ ना कर सके। क्यों ना कर सके अभी आपको बताता हूं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वहां पे यूएस के पैट्रियोट PAC-3 यानी कि आप ये समझ लें कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये वही पैट्रियोट हैं जो कि ईरान के मिसाइलों को बड़ी ही तेजी और तंदही के साथ निशाना बना रहे थे। उसके बाद थर्ड, ये भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, 1000 तक इसकी रेंज है, जो हेमिस्फीयर से ऊपर जो भी लेयर होती है फिजा से ऊपर, उसमें ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है दुश्मन के हथियार को। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नॉर्वे का NASAMS सिस्टम जो कि मीडियम रेंज एयर प्रोटेक्शन फराहम करता है, वो भी वहां पे US CENTCOM के साथ अटैच था, इंटीग्रेटेड था और पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा था, फिजा की निगरानी की जा रही थी। तो यहाँ पे फिर कहा जाता है कि भाई वो F-35 जो इसराइल के आए उनके साथ तो F-15 भी थे, और अभी मैं आपको बताता हूं कि ये डिटेक्टेबल थे, क्यों थे इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन 10,000 फौजी भी वहां पे मौजूद थे कतर के अंदर। और इसके साथ ही हम इस तफसील की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि मोस्ट मिलिटराइज्ड पैच जो इस वक्त गल्फ के अंदर मौजूद है वो यही कतर के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने ये देखा कि ट्रंप
गारंटी देने के बाद अब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ नेतन्याहू ने किया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनाब, आप अमेरिका बहादुर हैं और ट्रंप साहब आप अमेरिका के सदर हैं। आप किसी मुल्क के सामने इतने बेबस कैसे हो सकते हैं? दुनिया ये आपसे सवाल पूछ रही है और हम ये देख रहे हैं कि बेशक कतर की जो अपनी फौज है वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह यह है कि कतर की आबादी बिल्कुल छोटी सी है। उन्होंने कभी भी अपनी फोर्सेस के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, उन्होंने तिजारत के ऊपर फोकस किया। उनके 15,000 मुबैना तौर पे ट्रूप्स हैं टोटल और पाकिस्तान और जॉर्डन की तरफ से भी उनको सपोर्ट दी जाती। और अब बात यह है कि जब इसराइल ने हमला किया तो उसने किया पर्शियन गल्फ से, ईरान और पाकिस्तान के बिल्कुल सामने से। और जब ये हमला किया गया तो F-35I एडर जो है 35 स्पेशल वेरिएंट जो कि इसराइल के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार किया है, वो त्यारे उड़ते हैं। वो त्यारे जो कि सलाहियत रखते हैं रडार से छुपने की और वो त्यारे जो कि सलाहियत रखते हैं कि किसी भी जगह पे खड़े होके मिसाइल कई 100 किलोमीटर दूर फायर किया जा सकता है। ये त्यारे उड़ते हैं कॉम्बिनेशन के साथ F-15I थंडर जो कि एक स्पेशल त्यारा है। आपको पता है कि जहाजों को कॉम्बिनेशन के अंदर चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो F-35 है ये इसके इंटरनल बेस होते हैं, यानी कि ढक्कन खुलते हैं, हथियार बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है। अगर ये ढक्कन बंद ना हो और बड़े बड़े मिसाइल बाहर इसके परों के साथ लगे हुए हो तो जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो मुतासिर होती है, क्योंकि जो वेपन्स होते हैं वो शुआएं उनसे निकल रही होती हैं और वो फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाती हैं। तो F-15 के साथ जो मिसाइल लगाए गए थे वो थे स्पाइस 1000, इनकी भी खासियत मैं आपको बताता हूं, और रैम्पेज मिसाइल। लेकिन ये प्रिसीजन अटैक किया गया है 35 से 40 किलोमीटर के बारे में, जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं। जो हथियार इनके साथ लगे हुए थे उनकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर थी। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब इसराइल के नेवा टिम बेस से जब ये 2250 किलोमीटर दूर से ये त्यारे उड़ते हैं तो उड़ने के बाद यहाँ पे रिफ्यूलिंग भी की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि जनाब कतर के पास ये सारे का सारा जो दिफा का निज़ाम था ये एयरबोर्न वेपन्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो क्या इस वक्त दुनिया की सुपर पावर जिसका गल्फ के अंदर एक वहां पे बेस है और वो वहां का उस इलाके का सबसे बड़ा बेस है जिस पे दुनिया की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, क्या वो F-35 को डिटेक्ट नहीं करेगा? और चले F-35 को नहीं किया तो क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पाइस 1000 और रैम्पेज मिसाइल, इतने बड़े बड़े मिसाइलों को अगर ये लगा के F-35 के साथ आते हैं तो इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी 100% कभी भी नहीं हो सकती। और वो F-35 जिसको डिटेक्ट करने का दावा इंडिया करता है, आपको याद है कि इंग्लैंड का एक जहाज आके बेइशारों मददगार वहां पे खड़ा रहा था काफी अरसे तक, उसको डिटेक्ट करने का दावा करते हैं। और वो भारत जिसको पाकिस्तान ने ऐसे धोया जैसे अमीर गरीब को की रकम मारता है। बहरहाल इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन वेपन्स के साथ ये तैयारी आए हैं और स्पाइस 1000 जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस GPS सिस्टम रखता है और वो खुद अपना तयन करता है निशाने का। जब उसको एक दफ़ा गाइडेंस दे दी जाती है, डाटा फीड कर दिया जाता है और 100 किलोमीटर तक ये मार करता है। इसके साथ ही रैम्पेज मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा तेज ये फ्लाई करता है और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और उसके साथ ही ये दोनों जो हथियार हैं ये रडार सिग्नेचर बहुत कम छोड़ते हैं अपने और ये इंटरसेप्शन के लिए उसको अवॉइड कर देते हैं और उसके साथ ही ये कोऑर्डिनेटेड सॉल्वोज की सूरत में चलते हैं। तो अब कतर का ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तो अलर्ट था, पाकिस्तान के रडार जाग रहे थे, उनको पता था कि भारत की तरफ से ये होगा, इसलिए हमने उनको पकड़ लिया। और कतर बिल्कुल रिलैक्स मोड में था और जो लोग अलर्ट थे उन्होंने आंखें बंद की हुई थी और उन्हें पता चल गया था कि हमला करने जा रहा है कतर, लेकिन उन्होंने पहले मुनासिब समझा कि वो पहले व्हाइट हाउस को बताएं और फिर व्हाइट हाउस फैसला करे कि बताना है या नहीं बताना। और फिर जब तक बताया उस वक्त तक चिड़ियां खेत चुग चुकी थी। लेकिन अगर पता भी चल जाता तो क्या कतर इसराइल के हथियारों को तबाह कर देता
اور کیا قطر اب کوئی ایسا بدلہ لے گا جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کی سالمیت جو ہے اس کو کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ بحیثیت مسلمان پاکستان ہمیشہ قطر کے ساتھ رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے حالات ان معاملات کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔